आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी आदमी को झारखंड में छोटानागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। जो लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना तक बढ़ा सकता है। बिरसा ने खुद को ये ऐलान कर दिया था कि वो उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दिकों और अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा था। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे और वे उसे भगवान मानने लगे। उन्हें यकीन था कि वो उनकी समस्याएं दूर कर देगा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी जैसे संथोल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। उड़ीसा के डोंगरियाकंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से। डोंगरियाकंद कबीला कहाँ है? उड़ीसा में, मतलब जनजाति समूह है डोंगरियाकंद। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे, जिन्हें दिक्कू कहा जाता है। दिक्कू अर्थात बाहरी लोग, मतलब वो उनके इलाके में कोई बाहर से आके लोग रहे या अंग्रेज आए तो उनको दिक्कू कहते थे। बाहरी लोग कौन थे? ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाज में ऐसी गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? एक झूम खेती करते थे, कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। झूम खेती क्या होती है कि मतलब पेड़ों को काटा जाता है, पेड़ों को काट के कृषि की जाती है और फिर बाद में उसको उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब उसको जला के उसको छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर पेड़ काटते हैं और पेड़ों को जला के वहां पे खेती करते हैं और कुछ साल बाद में उसे पड़ती छोड़ देते हैं। पड़ती मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो सके, उसे कहते हैं पड़ती। साल क्या है? एक पेड़ है। और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? महुआ का। अब ये बताया गया है इसमें झूम खेती के बारे में। घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क दिया जाता था। पोटास जिस पे मिट्टी उपजाऊ होती है उस पर खेती करते थे और बाद में कुछ समय बाद में उसे पड़ती छोड़ देते थे और दूसरी जगह चले जाते। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहे हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक थे, मतलब कुछ जनजाति क्या करती थी? खेती करती थी। कुछ क्या करते थे? शिकार करते थे और संग्रह करते थे। किनका? खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। कई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेचने के लिए जाते थे। जब जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोग से ही लेते थे। भारत के कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके, जैसे इसमें आदिवासी समुदाय के इलाके बताए गए, जैसे गड्डी वन गुजर ये हिमाचल प्रदेश में, भाटिया उत्तराखंड में, सहरिया भील ये मुख्यतः राजस्थान में, वन गुजर राठवा गुजरात में, बेगास बंजारा गोंड मध्य प्रदेश, बंजारा महाराष्ट्र में, बेगास मारिया और गोंड छत्तीसगढ़ में, संथोल मुंडा उरांव संथोल ये झारखंड उड़ीसा इस बिहार इस इलाके में, झारखंड के इलाके मुख्यतः। पराजा बोंडा कंडा कोया सहोरा खोंड ये उड़ीसा के इलाके में, कोया बंजारा गोंड ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना, माला ये केरल में। ये सभी जनजाति है, आदिवासी समुदाय है। मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। ये बेगा किसी आदिवासी समुदाय के बारे में बताया जो कि दूसरों के लिए काम नहीं करते थे।
जो चीज आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजारों और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों, व्यापारियों और बाहरी बाहरी शैतानी और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मानते थे। कुछ आदिवासी समुदाय जानवर पालते थे, जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय और भैंस के झुंड पालते थे। और कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियन एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बेगा और खान समुदाय के बीच बिताए थे। याद रखना, वेरियन एल्विन बेगा और खान समुदाय के बीच मध्य भारत में। बेवड़ बेवड़ का मतलब होता है मध्य प्रदेश में घुमंतु, खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेवड़। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पर कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथोल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। अब ब्रिटिश शासन क्या चाहता था? ब्रिटिश शासन चाहता था कि ऐसे लोग रहे जो रुक के एक जगह खेती करें, इसलिए वो क्योंकि उनको राजस्व प्राप्त होता था उससे। औपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। कौन? आदिवासी। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल दिए गए थे। कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई थी। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही। परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाते थे पूरा गांव मदद करता था। निशी आदिवासी के पूर्वोत्तर में। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? कुछ किसानों की भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ है, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों की आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? जैसे अंग्रेजों ने जंगल के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों के इस्तेमाल कहाँ से किया जाए? स्लीपर क्या होता था? ये रेल में पटरी बिछाई जाती, तो ये लकड़ी के डंडों पे बिछाई जाती, लकड़ी के 37 तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती, उसे स्लीपर कहते थे।
औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसकी भी उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट दी जाएगी। विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति की। सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी, उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वह वन सत्याग्रह इसी तरह के उदाहरण। 1906 में किसके मतलब ये बताया गया कि आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का कुछ ने पालन किया, कुछ ने जिसने विरोध किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें वन सत्याग्रह भी हुआ, जैसे असम में सोंग्राम संगमा के नेतृत्व में 1906 में और 1930 में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह हुआ। व्यापार की समस्या। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संतोल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके क्रमिक कोषों को इकट्ठा कर लिए जाते थे। 1000 क्रमिक कोषों के लिए 3 से 4 रुपए दिए जाते थे। इसके बाद इन क्रमिक कोषों को बर्धमान या गया भेजा जाता था। वहां पे 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम की उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलिए जमकर मुनाफा कमाते थे। इसी वजह से आदिवासी समुदाय बाजारों और व्यापारियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। चटाई बुनती हुई एक हजोंग औरत, आदिवासी समुदाय की हजोंग। बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदान 1948 1920 के दशक में। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे और ये खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था और ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उनके वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नजदीक से देखने 1831-32 में कोल आदिवासियों द्वारा और 1855 में संथोलों ने बगावत कर दी और मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 1940 में महाराष्ट्र में बड़ी विद्रोह, मतलब 1831-32 में कोल आदिवासी विद्रोह हुआ, 1855 में संथोल, 1910 में बस्तर विद्रोह और 1940 में महाराष्ट्र में बड़ी विद्रोह। ये सभी आदिवासी विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में हुआ। मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह मतलब बिरसा मुंडा ने क्या किया कि दिकुओं अर्थात बाहरी लोगों और ये महाजनों साहूकारों इनसे आजादी दिलाने के लिए आंदोलन किया था बिरसा मुंडा ने। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोग को याद दिलाते थे कि उनको अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय वे अच्छी ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, मतलब ईसाई ने कहते थे कि वो अपनी ईसाई धर्म अपना लें और खराब आदतें छोड़ देंगे तो वो अच्छे ईसाई बन जाएंगे। बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया, जिन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता और देह पर जोर दिया। इसलिए बिरसा जोर देते थे कि उनके लोग शुद्ध रहें। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन में जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान मशीनरी और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। किसने? बिरसा मुंडा ने। वैष्णव, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाए। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते हैं जब मुंडा लोग अच्छी जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बागान लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे और इस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। ये मतलब ये सतयुग की कल्पना की गई है।
आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशानी थी। आंदोलन मशीनरी, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार के बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं को की सारी समस्याओं के व कष्टों का स्रोत मानते थे। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मशीनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई गई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों अर्थात दीकू यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने थाने, चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर दावा बोला। सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायने से महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा नहीं कर सके। और सेकेंड, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। NCERT क्लास 8 चैप्टर 4 समाप्त होता है।